बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान में एक बार फिर एक और शख्स को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या वीकेंड के दौरान हुआ, सियालकोट में हुआ, सियालकोट के इंडस्ट्रियल एरिया पे हुआ। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग, एक मॉब आता है, एक शख्स को जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, गैर मुल्की है, उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद ही उसकी पूरी कार्रवाई करते हैं, खुद ही फैसला सुनाते हैं और फिर खुद ही उस शख्स को मार देते हैं। हर उस मुल्क में या हर उस जगह पर जहाँ पर रिट ना हो, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ना हो, हुकूमत की रिट ना हो, वहाँ पर ऐसे वाक़यात का होना किसी मिरेकल या किसी अचंभे से कम नहीं है। हम देखते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ऐसी जगहों पर होते रहते हैं। फिर क्या था, कुछ अलग नहीं हुआ, कुछ खिलाफ तवक्को नहीं हुआ, ये वाक़या होता है और हम देखते हैं कि एक मज़म्मत की पूरी ट्रेन चल पड़ती है। कौन मज़म्मत नहीं करता? आपकी पूरी सोसाइटी, आपके तमाम सियासतदान, आपके तमाम ऑपोजिशन, आपके तमाम उलमाए कराम, आपका तमाम मीडिया, सब सेम पेज पर मज़म्मत करते हुए नज़र आते हैं। मगर अलमिया ये है और दुख ये है कि इस पूरे वाक़े के ख़िलाफ़ और इन जैसे तमाम वाक़यों के ख़िलाफ़ मज़म्मत में सब सेम पेज पर होते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की रियासत में इस तरह के वाक़यात रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं। एक वाक़े से अभी हम उभर नहीं पाते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसा ही कोई मिलता जुलता दूसरा वाक़या सामने आ जाता है। नौबत यहाँ तक आ गई है, पाकिस्तानी इस नहज तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत तमग़े शुजात का ऐलान करती है एक ऐसे शख्स के लिए जो कि इन तमाम तर लोगों के लाइन के उस तरफ खड़ा था। मसलन कि वो तमाम लोग जो कि उस शख्स को मार रहे थे, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक शख्स था जो कि उनके अलग खड़ा था और रोक रहा था, ये कह रहा था कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है। उस एक शख्स के लिए तमग़े शुजात का ऐलान किया जाता है। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू मलिक अदनान, जो उन शख्स का नाम है। हमें ऐसे बहुत ज़्यादा मलिक अदनान की ज़रूरत रहेगी पाकिस्तान में, जब तक पाकिस्तान में हुकूमत के रिट और रूल ऑफ लॉ का क़याम नहीं होता। लेकिन हमें फिर ये ज़रूर सोचना होगा, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है, कि पहले एक ज़माना हुआ करता था कि हम ये बात किया करते थे कि ये है वो शख्स जो कि बहादुर है, जो अपने सीने पर गोलियाँ खाकर भी ज़िंदा है, जो कोड़े खाकर भी अपनी लाइन से नहीं हटा। लेकिन आज हम एक ऐसे दर पर आ गए हैं पाकिस्तानी कि सिर्फ एक आवाज़ उठाने पर, जो कि मुखालिफ आवाज़ है, जो कि क्राउड के साथ की आवाज़ नहीं है, हम उसको तमग़े शुजात देने पर मजबूर हैं। ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं। आज के मेहमानों से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। राजा यासिर हमायूं साहब हैं, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हैं, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, अपोजिशन बेंचेस से हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आजिज़ डामरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अगेन फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राजा यासिर हमायूं साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। बच्चों की लड़ाइयों में कत्ल तो हो ही जाते हैं, इतना कैजुअल एटीट्यूड, इतना इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसी है? या फिर मैं ये मानूँ कि इमरान खान, मेरा प्राइम मिनिस्टर, इतना दिलेर और बहादुर है कि वो इस जैसे वज़ीर दिफा को अपनी कैबिनेट से हटाएगा इस बयान पर? मैं तो यही कमेंट करूंगा जी कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बड़ा सीरियस इशू है और इस तरह के कमेंट्स। लेकिन ऑब्वियसली ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन है, एक फेडरल चीज़ है और फेडरल मिनिस्टर है, वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद देख लेंगे वो। बहरहाल ये उनका पर्सनल बयान है, कोई पार्टी का पॉलिसी नहीं। तो क्या पर्सनल बयान इतना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? आप ये समझते हैं, आप इसको कंडेम करेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी जो आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं तो आपको पार्टी लाइन के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए, बस दैट्स ऑल आई कैन से। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, अब मैं बहैसियत PTI नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी सर, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि अगर एक मुल्क का वज़ीर दिफा, जिसका ताल्लुक जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, एक मिनट के लिए भूल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर दिफा एक श्रीलंकन के मरने पर, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने उसे बेदर्दी से मारा, उसके ऊपर क्या इस तरह का बयान आना क्या पाकिस्तानियों के लिए ठीक है, पाकिस्तान की आवाम के लिए ठीक है? देखिए, इस प्रोग्राम में आपने मुझे आम शहरी बुलाया होता तो मैं जरूर जो मर्जी बयान देता। जिस तरह वो नहीं दे सकते, इस तरह मैं भी नहीं दे सकता। जिसमें मैंने अभी अपना लॉजिक बता दिया, लॉजिक के जब आप किसी भी पार्टी पोजीशन पे या किसी पोजीशन पे होते हैं तो आप फिर जाती बयान जो है वो कहीं पे नहीं दे सकते। तो आम शहरी के तौर पे आप बयान दे दें, मेरा तो
जो पार्टी लाइन है मैंने बता दिया कि ये पार्टी की नहीं है, उन्होंने ये बयान खुद ही दिया पर्सनली। इसी तरह मैं अगर कोई बात करूंगा तो ये मेरी जाती बात होगी और वो मुझे करनी मुनासिब नहीं है। ठीक है आज़मा बुखारी साहिबा, राजा यासिर हमायूं साहब ने अपनी मजबूरी तो बता दी वजीर दिफा के बयान के ऊपर, कि ऑपोजिशन भी मजबूर है या हम मांग देखेंगे ऑपोजिशन की तरफ से। अगर आप कहती हैं तो मैं सुनवा भी देती हूँ, बल्कि ऐसा कीजिए कि आप सुन लीजिए ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना वो एक दफ़ा दोबारा सुन ले कि पाकिस्तान के वजीर दिफा क्या फरमा रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक का अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। जी, लोगों को समझाने की इल्तिजा कर रहे हैं कि जोश में, जज्बे में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। जी आज़मा बुखारी साहिबा। शुक्रिया बिनेश। मुझे तो यकीन नहीं आता कि जितने नालायक, बेहिस और फिरौन हैं, ये उतने ही इस मुल्क के लिए खतरनाक भी हैं। आप जिस बात को बार बार जाती सोच कह रहे हैं, चलो मान लेती हूँ ये इनकी जाती सोच है, क्या इस किस्म की जाती सोच के आदमी को वजीर दिफा होना चाहिए? उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जहां पर हम अक़लियतों को पूरी मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देते हैं और हम ये दुनिया को बावर कराने पे जो है वो मुसर है कि पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है और वहां पर किसी की जान को कोई खतरा नहीं। वहां पर इस सोच का आदमी जिसके लिए कत्ल हो जाना, वो भी मॉब का इस तरह से कत्ल कर देना, वो एक बड़ी कैजुअल बात है। तो मुझे तो हैरत यह है कि ये सारे हैं, ये एक नैले पे दैला है। आप इमरान खान की सोच क्या थी? जो है वो पहले ऑपोजिशन में जब वो थे, जब कंटेनर पे चढ़े हुए थे, तब कौन कौन सा फाशिस्ट रवैया उन्होंने इख्तियार नहीं किया, किस किस को धमकियां और गालियां नहीं दी उन्होंने। और उसके बाद वजीर आजम होने के बाद भी उन्होंने जो जबान अपने सियासी मुखालफिन के लिए, उनके इंतकाम की अपनी आग को बुझाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की हैं, वो इनकी सोच की अक्कासी है। बेसिकली एक फाशिस्ट पार्टी है जो सिर्फ जो कत्ल को, और वो भी इस तरह के बेईमाना कत्ल को जो है उसकी भी जस्टिफिकेशन ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। अब इसमें मेरे दो सवाल हैं। पहली बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि जो है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हमें लोगों को समझाना चाहिए। जब वजीर दिफा इस तरह की बातें करेगा, किसको समझाएं, किसको बताएं कि पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिसी क्या है? वजीर दिफा की अगर जाती सोच भी ये है तो वो तो इस माशरे के अंदर वैसे ही एक उमामी नुमाइंदा होने के काबिल नहीं है। वजीर दिफा तो बहुत बात की बात है कि वो आग लगी जो है उसके ऊपर, और खास तौर पर इस तरह का कत्ल जहां पर आपने कानून को मौब ने हाथ में लिया, इतनी बेदर्दी से आपने एक इंसान को मार डाला, उसको जला डाला, उसके लिए आप जस्टिफिकेशन बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मलिक अदनान जो है उनकी तारीफ हो रही है, वो यकीनन तारीफ के काबिल है। बल्कि मैं हैरान हूं, यही चंद लोग हैं जिनकी वजह से अभी पाकिस्तान के ऊपर शायद उस तरह से जो है वो बात तो हो रही है। आपको पता है EU ने भी जो है वो पाकिस्तान से इस पर बात की है। फैटिफ पे पहले ही हमारे ऊपर जो है वो तलवार लटक रही है। इन तमाम बातों के बाद ये कौन बिलीव करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो पहले ही सरेंडर कर चुकी है रियासत के ऊपर, उसमें ये मलिक अदनान जैसे लोग ना होते ना, तो यकीन माने हम अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं थे। मलिक अदनान ने पूरी दुनिया को के सामने पाकिस्तान की कौम की लाज रख ली है। लेकिन जो मुझे तकलीफ है ना विनेश, जो मेरा सवाल है वो ये है कि उस मॉब में मलिक अदनान एक आदमी था। क्या हम इतने ही आटे में नमक के बराबर रह गए हैं कि जो पुरतशद्दद लोग हैं वो इतनी मेजॉरिटी में है, और जो पुरअमन लोग हैं जो कानून को हाथ में नहीं लेने देना चाहते वो इतने थोड़े रह गए हैं शायद, कि इसीलिए ना हमारी बात सुनी जाती है, ना हम बात कहने के काबिल हैं। या बात कह के देखें, आपके ऊपर अगर जो है वो गद्दारी के, कुफर के फतवे ना लगे और आप खुद वाजिबुल कत्ल ना डिक्लेयर कर दिया जाए तो बताइएगा। ये इस मुल्क में बात करना तक मुहाल हो गया है। इस मुल्क में आप गलत को गलत और सच को सच नहीं कह सकते। अब मेरा एक मुतालबा है, बड़ा मासूमाना मुतालबा है वजीर आजम पाकिस्तान से, कि जिन्होंने कुछ दिन पहले सरेंडर किया है एज ए रियासत, और सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है। तो आप बराए मेहरबानी मलिक अदनान ने जितनी बहादुरी दिखाई है, उसकी इतनी सी बहादुरी आप दिखा के आप भी पूरी कौम के सामने वो वाहिदा तो डिस्क्लोज करें कि आपने किस कीमत पर जो है
वो रियासत ने सरेंडर किया और अब हमारे लिए आगे क्या लिखा है। हमारे आगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ बिनश, हमारे आगे कुआं है और पीछे खाई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमने आखिर अल्टीमेटली हमारा अंजाम क्या होगा एज ए सोसाइटी। जहां हम चले गए हैं, जिस एक्सट्रीमिज्म पे हम चले गए हैं, और ये सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी नहीं है, सियासी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी भी भुगती है हमने और हम अभी भी देख रहे हैं। सो इन हालात में पाकिस्तान का क्या बनेगा, मैं तो सिर्फ यकीन मानो दुखी दिल के साथ सिर्फ पाकिस्तान के हक में दुआ कर सकती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा हम किधर जा रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब तौहीन मजहब का इल्ज़ाम अनकरीब जो है वो सियासी मुखालफिन पर लगा कर बीच चौराहे में उनके साथ इस तरह की वाक़यात किए जाएंगे। सो वी हैव टू प्रेस द स्टॉप बटन। आजिज़ डामरा साहब आप मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है आपको? विनेश एक मिनट, हमारे साथ ये सब हो चुका है क्या? तौहीन मजहब का इल्जाम लगा इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने जो है वो हमारे घरों पे हमले नहीं कराए? एहसन इकबाल साहब पे गोली नहीं चली? क्या सियाहियां और जूते नहीं फेंके गए? क्या हमारे एमपीएस एमएनएस के घरों पर हमले नहीं हुए? ये सब हुए। उस वक्त इमरान खान को सूट करता था और आज जो आपने पौधा बोया था ना, आज वो इतना तनावर दरख्त बन गया है कि उसकी जड़ें जहां जहां पहुंच गई हैं शायद बनाने वालों को भी अंदाजा नहीं है। आजिज़ डामरा साहब आप मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपसे सवाल रखूं सर? जी आजिज़ डामरा साहब, ये जो हमारे वज़ीर दिफा ने बयान दिया है सियालकोट के वाक़े पर, जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन और एक बेतुका सा दिफा दिया है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे एग्री करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड, जो कि मैंने शो के शुरू में सुनवाया भी कि जिस तरह से वज़ीर दिफा साहब ये फरमा रहे हैं कि बच्चों की लड़ाइयों में हो जाता है, जोश में होश चला जाता है, कत्ल हो जाते हैं, क्या ये मामला इतना ही है या फिर इससे कहीं ज़्यादा है? इंतहाई अफसोस ज़दा एक वाक़े पे इतनी गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट आप इस हुकूमत से ये तवक्को रख सकती हैं? ये कोई नई बात, अनहोनी बात है नहीं कि हम इस पर तबसरा करें। ये पूरी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर से लेके इनके वजीरों तक अब तक जितने भी इश्यूज हुए हैं इन्होंने खुद खड़े किए हैं। काबीना के अंदर इनकी ग्रुपिंग है, ये इतना सेंस नहीं रखते कि इस रियासत के अंदर ये हुकूमत अपना रोल कैसे प्ले करे। अब इस मौके के अंदर भी इस तरह के बयानात, जहाँ पर उलमाए कराम ने भी इसकी मजम्मत की है, बहुत सारी मैंने उलमा की तंजीमों के बयानात देखे हैं उसकी मजम्मत करते हुए, सोसाइटी एक तरफ और ये इनका एटीट्यूड जो है पीटीआई का, इस पे मैं क्या तबसरा करूं? मतलब ये तो बच्चों की हुकूमत है, बच्चों की लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ पर अफसोस का मकाम यह है कि रियासत पाकिस्तान जो एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की तारीख में बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो नॉन सीरियस है, जो बच्चों की तरह हुकूमत चलाते हैं, जिनको पता कोई नहीं कि ये हुकूमत कैसे चलेगी, ना ये इश्यूज पे कोई कंट्रोल कर सकते हैं, ना उस पर अच्छा बयान दे सकते हैं। मतलब आप कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं रखते तो आप कम से कम कोई बयान तो अच्छा दे दें, कोई कौम को होप तो दे दें। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आएंगी, कुछ दिन पहले भी इन्होंने मुआहदे किए और इनके वजीर कहते थे हमें पता ही कोई नहीं, और जब वो नेगोशिएशन हो रही थी तो इनके वजीर इत्तलात को और दूसरे वजीरों को बाहर कमरे से भेज दिया गया, तो इनको कुछ पता नहीं। ये इस तरह के बयानात देते हैं और अल्लाह रहम करे इस रियासत पे मौजूदा पीटीआई हुकूमत के होते हुए। अच्छा, मुझे आजिज़ भाई एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम डिस्कशन को यही से रिज्यूम करेंगे। मीनवाइल इस टाइम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे ख्याल से पीडीएम के अगले लाहे अमल के बारे में बता रहे हैं, उसको भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज के पैनलिस्ट सीधी बात जोन में आजिज़ डामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अज़मा बुखारी पीएमएलएन से, राजा यासिर हमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सूबाई वज़ीर पंजाब हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। आजिज़ डामरा साहब मुबारक हो आपको। वो अलग बात है कि अगर मैंने 133 की बात करूँ तो बड़ा ही वन साइडेड सा कॉन्टेस्ट लग रहा था, 18% टर्न आउट रहा, जो कि ऑब्वियसली बाई इलेक्शंस में कम ही होता है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा ही कम था। हुकूमत का ये क्लेम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी तो ऑब्वियसली लोगों ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया, जो भी उसकी रीजंस हों। लेकिन एक रीज़न कमाल है आजिज़ भाई, जो कि जरदारी साहब दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि जी 5000 से 32,000 वोट तक हम लोग आ गए और जरदारी साहब का ये फरमाना है कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया, अभी यहाँ पर पीटीआई नहीं थी। सर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जनरल इलेक्शन होगा उसमें तो पीटीआई होगी, तो उसमें फिर आपके वोट सैकड़ों में चले जाएंगे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में मर जाएगी या फिर दोबारा आप उसके
नए जन्म लेने का इंतजार करेंगे किसी ना किसी बाई इलेक्शन में, ये किस तरह का बयान था? देखिए बिनिश, पहली बात तो मैं जरदारी साहब के इस बयान को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं बिल्कुल सहमत हूं जरदारी साहब के इस बयान से। पहली बात तो बिल्कुल खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टियों के उतार चढ़ाव आते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 1907 में जब इलेक्शन हुआ था और उसमें पंजाब से हमें एक भी सीट नहीं मिली थी और सिंध में 17 सीटें थी, उस पर शहीद बीबी ने खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक रोल प्ले किया था। उसके बाद 2008 में वही पीपल्स पार्टी फिर इक़्तिदार में आती है और उसके बाद किस सूरत हाल से हमें गुजरना पड़ा वो बिल्कुल ये तबसरे भी होते रहे, मगर बाई इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती है और हम जीते इसलिए हैं कि 32,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लेके एक खुश आइंदा कदम है अपना पंजाब के अंदर। वो इस तरह कि मिसाल के तौर पर PML ने 90,000 वोट लिए थे, अब उससे आधे वोट लिए हैं, तो हमारे वोट थे 5,000, हमें वोट वहां से मिलते बाई इलेक्शन में 2,500 या 2,000। मतलब ये जो बाई इलेक्शन की हिस्ट्री पे हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है, कोई इसको माने या ना माने, कोई इसको किस अंदाज में देखे, मगर ये कामयाबी है कि हम 2,500 वोटों से 32,000 वोटों तक आए हैं। तो ये इंप्रूव किया है, ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता है इस लिहाज से कि बाई इलेक्शन के 2,500 फिगर से हम प्लस हुए हैं, माइनस नहीं हुए हैं। जो लोग माइनस हुए हैं, जो लोग नाहल हुए हैं, नाहल इसलिए कि वो अवाम का मुकाबला बाई इलेक्शन में नहीं कर सकी PTI और वो जानबूझ के उन्होंने अपने फार्म रिजेक्ट करवाए हैं। ये 420 हो रही है इस कौम के साथ के जी फार्म रिजेक्ट हुए, वो आपने खुद कराए कि आप अवाम में जा नहीं सकते थे। तो जब आप अभी नहीं जा सकते तो जनरल इलेक्शन में सूरत हाल PTI की क्या होगी ये भी कौम देखेगी। राजा साहब, आप लोग क्यों नहीं जा सकते अवाम में, ये क्या कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? राज साहब हैं हमारे साथ? ऑल राइट। आजमा बुखारी साहिबा, ये तो चले, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि एक्सपेक्टेड था वन साइडेड मैच के जी नून लीग ही जीतेगी, उसका गढ़ है, लेकिन फिर भी 5,000 से 32-33,000 वोटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई और फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 13-14 हज़ार से जीत मिली। लीड का मार्जिन आपका ये था और कुछ नहीं तो कम से कम इस नेशनल टीवी के ऊपर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद तो दें आजमा कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल बिनिश, अगर तो वो तमाम वीडियोस जो एक नहीं 11 वीडियोस जो पैसों के लेन देन की थी और वो ना आई होती और पूरे हलके में बल्कि पूरे लाहौर में ज़बाने ज़दियाम ना होता कि वहां पर उस हलके में क्या हो रहा था, मैं बिल्कुल मुबारकबाद देती। और हमने बेस्ट विशेस का हमेशा, मैंने तो खास तौर पर हमेशा इजहार किया कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात को फील्ड में रहना चाहिए। लेकिन एक बात आप भूल रही हैं, आपको ये शायद मालूम नहीं कि इस दफा TLP ने भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। इस दफा ताहिरुल कादरी साहब ने भी जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, बल्कि ताहिरुल कादरी साहब का जो दफ्तर है खुरम नवाज गंडापुर साहब का सिंध बैंक के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, उसमें बाकायदा वो बोर्ड भी बड़े बड़े लगे हुए थे इनके और वहां पर जो है वो कैंप भी लगे हुए थे। और उसके बाद जो है वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन और बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। पहली बात देखिए, कहने को तो मैं कह सकती हूँ कि मैं भी अमेरिका की सदर बनना चाहती हूँ, तो कहने में क्या हर्ज है, मुझे मतलब मेरी ख्वाहिश है, उसका एहतराम होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि 2008 की भी जो बात की है धामरा भाई ने, उसके अंदर भी जो जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी आई थी तब भी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकी थी अपनी फेडरल गवर्नमेंट के बावजूद। तो ये भी एक फैक्ट है और इसलिए ये इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के मैं समझती हूँ हमारी गलती, मैं बिल्कुल उसका एतराफ करना चाहती हूँ, हमारी गलती है कि हमने शायद हम अपने वोटर को उससे नहीं निकाल सके। जाहिर है हर वोटर इस वक्त जो है वो अपनी रोटी की तलाश में है, वो जो है वो अपने लिए रोटी जो है वो तलाश करे या लाइनों में खड़े होकर वोट डाले, जो हुकूमत ने हाल कर दिया है इस वक्त आम आदमी का, उसमें वो बेचारा रोटी के लिए भागा फिर रहा है और उसने वो नहीं किया। लेकिन ये थोड़ा सा आप भी अपने स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, पिलडैट ने भी आज एक जारी की है रिपोर्ट जिसमें जब टर्न आउट पिछली दफा 52% था तो हमने 47% वोट लिए थे बीनिश बीबी,
और इस दफा जब टर्नआउट जो है वो 18.56% है, तो हमने 58% वोट लिए हैं। और इस बात को जरा मद्देनजर रखा जाए कि जितना भी टर्नआउट है उसमें भी हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ है, लेकिन यकीनन ज्यादा तादाद में वोटर्स को बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मैंने वो क्लिप देखा, एक बात सिर्फ कर दूं, जी जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी माँ की मुझे दवाई लानी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे जो है वो अपने वोट का सौदा भी करना पड़ा। और जो हमारी बाय द वे एक वीडियो हमारे लिए भी बनाई गई थी, जिसके बारे में नादरा ने वेरीफाई करके 11 बंदे तहरीक इंसाफ के जो हैं उनको अरेस्ट किया, लेकिन वो खबर जो है वो छुपा ली गई है इजाज चौधरी साहब के जो है वो करने पर। लेकिन वो चोर जब चेहरा छोड़ कोई तो पीछे पीछे छोड़ जाता है ना, इजाज चौधरी साहब ने फौरन बयान दाग दिया कि हमारे मेंबर्स को आपने ये क्या कह दिया, पुलिस को इसके ऊपर ये करना चाहिए, हम नोटिस ले लिया है। और जो है उनको ख्याल नहीं रहा कि ये स्टेटमेंट उनकी बाहर आ गई है, तो अब ये बात छुपेगी नहीं। तो हमारे लिए जो हम पे भी काउंटर इल्जाम लगाया गया, उसकी तो खैर सामने आ गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो 10-11 वीडियोस हमने दी थी वोट की खरीदो फरोख्त की, बात है उसमें 2 लोग हैं पीपल्स पार्टी के, असलम गड़ा साहब है और एक और इनके मेंबर है, उनको नोटिस हुआ है इलेक्शन कमीशन की वीडियोस के ऊपर। हुकूमत के पास जाना है, सही है, लोगों को खटखटा पैसे ऑफर ना किए जाते। ऑल राइट, राजा साहब आप लोग तो बिल्कुल इस इलेक्शन में थे ही नहीं। आजिज डामरा साहब ये कह रहे हैं जानबूझकर आप लोगों ने ये सब किया क्योंकि आप लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप लोग फेस कर सके अवाम को। अज़मा बुखारी साहिबा ये फरमा रही है कि मस्जिद से वादत मुस्लिमीन हो, TLP हो, पैट हो, सबने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NA 133 में सपोर्ट किया। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं किया ना, आपने तो अपने वोटर्स को नहीं कहा ना कि वो अपना वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाल दें? देखिए इस मसले में जो सीरियस बात है वो ये है कि पंजाब में पॉलिटिक्स आमतौर पे 2 धड़ों में होती है, प्लस उसका एक जो पॉपुलर वोट होता है वो होता है। अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद से जो पीपल्स पार्टी की पॉपुलर लीडरशिप है वो रही नहीं, और स्पेशली पंजाब में। तो और जो दूसरा धड़ा था उसमें जो एक्चुअली जो नून का मुखालिफ धड़ा आप कह लें, उनको ये नजर आया कि नून लीग को अगर कोई टफ टाइम दे सकता है, कोई मुकाबला कर सकता है, तो वो PTI है। अब डिपेंडिंग ऑन की कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, वहाँ पे लोकल धड़े किसके साथ ज्यादा हैं। तो लाहौर में तो बहरहाल नून लीग का होल्ड रहा है, और इवन 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ पे परवेज मलिक साहब थे, बड़ी अच्छी रिप्यूट के आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अभी उनकी मिसेज इलेक्शन लड़ी थी, तो ऑब्वियसली उनका तो एक वोट बैंक जो है वो मौजूद था अपनी जगह। अब असल बात यह है कि ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसे नहीं है कि एक पार्टी 100% वोट लेती है। जो नून लीग का मुखालिफ धड़ा था उसको नजर आया 2013 ऑनवर्ड स्पेशली कि नून लीग का मुकाबला PTI ने करना है, तो एक PTI का नेचुरल वोट था, उसमें वो तमाम वोट ऐड हो गया जो कि पीपल्स पार्टी को भी एक जमाने में वोट देता था। तो एज ए रिजल्ट जो है वो PTI जो है उसने बहुत सारी सीटें जीती पंजाब में भी, और लेकिन ऑब्वियसली वो वोट कभी कहीं गया नहीं था, वो वोट हर वक्त मौजूद है। और वो वोट जब निकलता है और एक्साइटेड होता है तो जाहिर है वो वोट देता है नून मुखालिफ वोटों को। तो अभी इस इलेक्शन में अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कैंडिडेट है उनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो डेफिनेट इलेक्शन शायद जीतते या ना जीतते अलग बात है, लेकिन एक अच्छे वोट इजाज चौधरी साहब ने भी यहाँ से लिए थे तो वो वोट लेते। अब यहाँ पे अक्सर ये बात होती है जी कि वो नून लीग जीतती जा रही है ज़मीनी इलेक्शन, तो उनमें तकरीबन 95% सीट्स वो थी जो ऑलरेडी नून की सीट्स थी, तो वो नून लीग जीत गई, लेकिन उसमें PTI ने हर जगह इंप्रूवमेंट शो किया अपने वोट बैंक में। तो मैं समझता हूँ इस इलेक्शन में भी PTI इलेक्शन लड़ती तो शायद टर्नआउट भी ज्यादा होता और बेहतर वोट वो लेते, तो वो नहीं लड़ सके तो भागने की तो कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि PTI होती तो टर्नआउट ज्यादा होता। आजिज डामरा साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग तो आवाम में जा ही नहीं सकते, फेस ही नहीं कर सकते, तो इसी वजह से आप लोग ज़मीनी इलेक्शन तो हुआ नहीं है पंजाब में। आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें, अक्सर जगह वो तो पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट भी नहीं मिले, और अगर यहाँ पे इनको थोड़ा मैदान मिल गया था और इनको उन लोगों ने जो अपने धड़े की मजबूरियों की वजह से वोट दिए पीपल्स पार्टी को, तो ठीक है, इनको खुश होना चाहिए, थोड़े खुश हो, और मुझे तो खुशी होगी कि मुबारकबाद दे दें। फिर ऑन एयर जल्दी से मुबारकबाद दे दे, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। आजिज भाई को तो मुबारक हो जी, बड़े अरसे बाद पीपल्स पार्टी ने 2008 में भी वोट नहीं लिए थे इतने पीपी की डेथ के बाद, तो चलो अच्छा है।
कुछ वोट ले लिए। चलिए जी, मुबारक हो आपको। इसी मुबारकबाद पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। पीडीएम ने ऐलान किया है कि भाई 23 मार्च को वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, जाने का ऐलान कर दिया है। वापसी कब है, कैसे है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी देर से जो है वो डेट अनाउंसमेंट क्यों की है, इतनी देर की डेट क्यों अनाउंस की है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आजिज जामरा, आजमा बुखारी, राजा यासर हमायूं साहब। आजमा बुखारी साहिबा, जिस तरह से आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है, अवाम इमरान खान के साथ नहीं है। आजिज जामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही क्लेम है, लेकिन मैं आपको कुछ मनाजर दिखाना चाहती हूँ। मनाजिर हैं ये कामयाब जवान प्रोग्राम के, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर ये लोग हैं कि इतने ज़्यादा लोग, यही तो वो आवाम है जिन्होंने शायद वोट डालने हैं आइंदा इंतखाबात में। तो ये आप अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आवाम नहीं है। ये आवाम ही तो है, कोई इसकी तशहीर नहीं की गई, कोई बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी नहीं की गई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ ये मालूम चला कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ आना है। और आप ये देखिए कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खचाखच भरा हुआ है, इतने ज़्यादा लोग, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। अगर इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो वो जो आपका लॉन्ग मार्च, जो कि अब महंगाई मार्च में तब्दील हो चुका है, जो कि 23 मार्च को होना है, उसका क्या बनेगा? फिर आप आवाम को क्या बेचेंगे? आजमा बुखारी साहिबा। देखिए बिनेश, एक तो मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ इमरान खान साहब के खुद के स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें जो वो फरमाया करते थे, और ये कि हुकूमत में लोग कैसे इकट्ठे किए, ये उनका ही फिनोमेना होता था। और दूसरी बात यह है, कामयाब जवान प्रोग्राम क्या है मालूम है ना आपको, जहां पर लाखों रुपए जो है वो ऑफर किए जाते हैं यंगस्टर्स को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, ये तमाम वो लोग हैं जिनको जो है ये कह के बुलाया गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन है इस प्रोग्राम के अंदर और आपको यहाँ आना है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट के ऑप्टिक्स जो इस वक्त ये दिखाने की कोशिश करिए। देखिए मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज दे रही हूँ, इमरान खान साहब इस तरह से हटो बचो और ये इतने गार्डों की मौजूदगी के बगैर जो है किसी दिन पब्लिक में निकल के दिखाएं, और आम पब्लिक में निकल के दिखाएं, जहां पर ऐसा करें किसी इतवार बाजार में चले जाएं, ऐसा करें कि किसी यूटिलिटी स्टोर के बाहर जाएं, और ऐसा करें कि किसी जो है पेट्रोल पंप पे खड़े होकर देखें, उनको पता चलेगा कि आम आदमी क्या सोचता है, क्या कहता है। ये रजिस्ट्रेशन के बहाने कामयाब जवान के लाखों आम आदमी तो हमेशा हुकूमत के खिलाफ सोचता है। लेकिन अज़मा, अभी आपने बोला कि NA 133 में आप लोग वोटर को नहीं निकाल पाए क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी मैनेज करने में लगा हुआ था। 23 मार्च को आप लोगों को कैसे निकालेंगे? और मुझे ये बताएं अज़मा, 23 मार्च तक क्या करना है अवाम ने? वो अवाम जो कि हुकूमत के खिलाफ है बकौल आपके, वो क्या कैलेंडर्स के ऊपर सिर्फ क्रॉस लगाती रहेगी कि 23 मार्च आएगा फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे इस हुकूमत के खिलाफ? और मुझे प्लीज अलाउ कीजिए ये पूछना कि आज बिलावल भुट्टो फिर से जीत गए, क्योंकि आज भी PDM के अंदर फैसला नहीं हो सका इस्तीफों का। बिलावल यही तो कहते थे कि आप इस्तीफे नहीं देना चाहते। ये वो बिलावल साहब ने अगर खुद दिए होते तो ये सवाल पूछने का हक आपने उनको शोकाज दे दिया इन रिटर्न। अब बिलावल नहीं है, अब तो आप लोगों ने इस्तीफे देने थे ना, और आप लोगों ने मना कर दिया इस्तीफे देने से। जी मेरी बात पूरी अगर आप गुजारिश मुझे करने दें पूरी, और मेरा जवाब कि 1-2 जमातों के इस्तीफे देने से जो इम्पैक्ट हम चाहते थे, मुझे सिर्फ ये बताइए अगर सिंध असेंबली जो है उसमें से 2/3 मेजोरिटी जो है वो इस्तीफा दे दे, क्या असेंबली रह सकती है? क्या वहां पर सिंध हुकूमत रह सकती है? जिसका जवाब है नहीं। जब एक प्रोविंस के अंदर जो है एक ऐसी कैफियत इमरजेंसी की हो जाए तो फिर पाकिस्तान में फिर जाहिर है हुकूमत को चलाना वो मुमकिन ना होता। हमारे इस्तीफे देने से, वो हमारे चंद लोगों के इस्तीफे देने से वो वहां पे जो है नया इलेक्शन करा लें और वो जो है वो कर लें, वो इम्पैक्ट नहीं हासिल कर सकते। लेकिन इस्तीफों का आज भी ऑप्शन मौजूद है। जहां तक आपकी बात है कि हमने 23 तक को घर नहीं बैठ जाना है, बीनिश बीबी मुख्तलिफ इवेंट्स जो है इससे पहले होते रहेंगे, और जो अब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, और उसकी जो है ये हम आज से नहीं है, आपकी इतला के लिए हम अक्टूबर से जो है ऑलरेडी ये महंगाई के हवाले से अपनी रैलियां भी, अपने मार्च भी वो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कर रही है। तो ये कहना नामुनासिब होगा कि जी हम कोई घर बैठ जाएंगे या हमें घर बैठना चाहिए। जो दूसरा आखिरी आपका जो पोर्शन था वो ये है कि हमने PDM के अंदर जो है वो किस वक्त कहाँ क्या फैसला करना है, ये PDM ने डिसाइड करना है। अगर तो तमाम अपोजिशन पार्टीज, आइडियल सिचुएशन थी
अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी होती, हर जगह से इस्तीफे दे दिए जाते, फिर ये हुकूमत 400 बाई इलेक्शन नहीं करा सकती थी। मुमकिन नहीं था 400 बाई इलेक्शन कराना, लेकिन वो यही तो चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल ही तो है, और डिवाइड में कामयाब रही है। और पता नहीं पीटीआई रही है या उनके कुछ चाहने वाले रहे हैं, पर डिवाइड कामयाब रहे हैं। ठीक है, आजिज डामरा साहब, विद बिलावल पीडीएम इस्तीफे नहीं देना चाहती थी, विदाउट बिलावल पीडीएम इस्तीफे देना नहीं चाहती। देखिए बिनिश, पहले मेरी बहन उस्मा ने तबसरा किया, कुछ लाहौर की इलेक्शन के हवाले से कुछ वीडियोस का उन्होंने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में क्या ये कहना चाहती है मुस्लिम लीग नून के ये जो 33,000 वोट हैं ये सारे पैसों पे फरोख्त हुए हैं और ये सारे ज़मीर फरोशों के वोट हैं? क्या ये कहना चाहती हैं? और जहां तक आपने कहा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स ने उनकी बाकी वीडियोस की जहां तक बात है, तो आप अपने बारे में जो वीडियोस हैं उससे डिनाई करें दूसरों के ऊपर। इलेक्शन में मैंडेट के ऊपर आप ये अगर तबसरा करें कि ये सारे वोटर्स जो थे या पैसों पे बिके, और फिर आप कह रही हैं कि दूसरे ग्रुप्स ने भी हिमायत की, तो अगर आपके मुखालिफ किसी दूसरे ग्रुप्स को हमने कैश करवाया, उनसे बात की, उनसे हमने वोट लेने में कामयाबी हासिल की, ये मेरी वोट को इज्जत देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। आज के लिए पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।